नारुतो ए सीरीज ऑफ वेरियस हाइज एंड लोस। एक ऐसी स्टोरी जो हम सब ने देखी है और ज़्यादातर ने पसंद भी की है। लेकिन ओवर द ईयर्स कई ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने नारुतो को बहुत ही ज़्यादा हेट दी है और ज़्यादातर इसके इनकन्सिस्टेंसीज और इसके प्लॉट होल्स को अपना टारगेट बनाया है। ऑल्दो इन पास्ट मैंने भी नारुतो को उसके प्रॉब्लम्स के लिए क्रिटिसाइज ज़रूर किया है, बट मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये ख़राब शो है, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्टिवली ही गलत है। आई बिलीव कि हर एक शो को उन पॉइंट्स पे ज़रूर अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए जिस पे वो डिजर्व करते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ अस हमारा लव फॉर एनिमे ही नारुतो से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए हम आज नारुतो पार्ट 1 के सभी एस्पेक्ट्स को एनालाइज करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि वो कौन सी चीज़ें थी जिसने इस सीरीज़ को इतना ज़्यादा लवेबल और इतना ज़्यादा पॉपुलर बनाया। तो ठीक है दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक और आप देख रहे हैं राइम एनिमे, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टार्ट एंड राइज ऑफ नारुतो। एक अल्टरनेट फैंटेसी निंजा वर्ल्ड में सेट हमारी स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर नारुतो के साथ शुरू होती है। नारुतो एक बहुत ही शैतान लड़का था जो हर बार अपनी हरकतों से दूसरों की अटेंशन सीख करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि नारुतो के अंदर नाइन टेल फॉक्स की स्पिरिट थी और सभी के सभी लोग उससे बहुत ही ज़्यादा डरते थे और उससे दूर रहते थे। इसीलिए जो चीज़ हमें नारुतो के बारे एपिसोड 1 से ही बहुत पसंद आती है वो ये कि हमारा मेन हीरो इतनी यंग एज से सोशल इश्यूज़ को फेस करता हुआ भी लाइफ पर कितना पॉजिटिव आउटलुक रखता है। एंड इट इज़ सो ग्रेट कि कैसे जो नारुतो का गोल है वो भी ह्यूमन इमोशंस के साथ बंधा हुआ है उसके। आप खुद ही इस बारे में सोचिए कि कैसे हम एज ए ह्यूमन हमेशा अपनी सोसाइटी से एक तरह की एक्सेप्टेंस चाहते होते हैं। अब आप झूठ मत बोलिएगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि जब आपकी फेसबुक या इंस्टा पोस्ट पे बहुत ही सारे लाइक्स और कमेंट्स आते हैं। जोक्स असाइड, नारुतो भी एक्सेप्टेंस चाहता है सभी से, इसीलिए वो होकागे की पोजीशन के लिए एम करता है जो कि उनके वर्ल्ड में सबसे रिस्पेक्टेबल पोजीशन है। फ्रॉम वेरी स्टार्ट नारुतो की स्टोरी एक अंडरडॉग स्टोरी की तरह सेटअप की गई थी। ये यंग क्राउड को बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करता है कि वो भी सोशल नॉर्म से ऊपर उठकर अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकें। नारुतो कई बार सबसे बेसिक जुत्सु भी सही से कर नहीं पाता था, लेकिन फिर भी उसने होकागे बनने की एम रखी थी। अर्ली ऑन हमें हमारे 4 मेन कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था। नारुतो हमारा हाइपर एक्टिव नकल हेड निंजा, सास्के जो उसका राइवल था और जिसके के अराउंड हमारी स्टोरी की दूसरी थीम साइकिल ऑफ हेट्रेड के बारे लिखा गया था। साकुरा वो लड़की जिसको कि सास्के बहुत ही ज़्यादा पसंद था और जिसे नारुतो पसंद करता था। इससे ही स्टोरी में एक लव ट्रायंगल भी फॉर्म हुआ जिसमें कि हमारी जो टीनेज ऑडियंस थी वो इमर्स हो सकती थी। लेकिन हमारे बाकी मेन कैरेक्टर्स की तरह साकुरा की इंपॉर्टेंस स्टोरी में उतनी थी नहीं, इसीलिए ये जो डिसीजन था ये लॉन्ग रन में बहुत ही डिटरमेंटल साबित हुआ उसके कैरेक्टर के लिए। और आखिर पे हमारा फाइनल मेन कैरेक्टर ककाशी, जो कि मेरे हिसाब से उन तीनों से ज़्यादा बढ़िया कैरेक्टर था अर्ली पार्ट ऑफ द सीरीज़ में, क्योंकि उसके थ्रू ही हम देखते हैं कि आखिर एडल्ट वर्ल्ड ऑफ निंजास कैसा लगता है। वो एक प्रोफेशनल जोनिन निंजा है और उसके थ्रू ही हमें दिखता है कि आखिर उसमें और कई दूसरे निंजास में क्या फ़र्क है। और ये सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है इस शो की फर्स्ट मेन आर्क में, जो कि थी ज़ाबुज़ा आर्क। ज़ाबुज़ा आर्क की बात करते हुए आई थिंक इस पॉइंट पे किशिमोटो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था इस शो में वर्ल्ड बिल्डिंग और स्टोरी राइटिंग। उसने बहुत ही जल्दी एक निंजा विलेज और एक नेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया था और इस वर्ल्ड में नॉर्मली हमें किस तरीके की बैटल्स देखने को मिलती हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई गई थी। और क्या आपको पता है कि यही फर्स्ट एंड ओनली टाइम था जहाँ पे नारुतो ने वन पीस को ओवरटेक किया था शोनन जंप रैंकिंग्स में। एक बढ़िया और इमर्सिव वर्ल्ड बनाना बेस्ट तरीका है अपने रीडर्स और व्यूअर्स को स्टोरी में एंगेज रखने का। ये वन ऑफ द कोर रीजन है कि क्यों वन पीस आज तक इतना ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। वन पीस का वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जिसे व्यूअर्स और रीडर्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं और मैं मानता हूँ कि ये नारुतो के लिए एक बहुत ही बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि इस आर्क के बाद 90% ऑफ द मेन स्टोरी सारी की सारी लीफ विलेज के अराउंड ही बेस्ड थी। ज़ाबुज़ा आर्क और इन पर्टिकुलर हाकू का कैरेक्टर हमें ये दिखाते हैं कि ये सभी कैरेक्टर्स कितने ज़्यादा ह्यूमेन हैं और इसीलिए हमें ये कैरेक्टर्स इतने पसंद भी आते हैं। इवन ज़ाबुज़ा का कैरेक्टर जो कि हमें शुरुआत में एक रूथलेस मर्सनरी की तरह फील होता है, वो भी आपके एक टिपिकल विलन ऑफ द वीक जैसा नहीं है। आज भी मैं मानता हूँ कि ये आर्क वन ऑफ द बेस्ट इंट्रोडक्टरी आर्क थी किसी भी शोनन एनिमे सीरीज़ में। इसके बाद जो चूनिन एग्जाम आर्क है वो पिछले आर्क की वर्ल्ड बिल्डिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से कैपिटलाइज करती है, क्योंकि इस आर्क में किशिमोटो ने अपने इस वर्ल्ड में कैरेक्टर्स को भरना शुरू किया। आप देख सकते हैं कि कैसे उसने हर एक कैरेक्टर को बहुत ही वाइब्रेंट, कलरफुल और यूनिक डिज़ाइन किया। इससे हर एक कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल बना रहता है। एग्जाम आर्क में बहुत ही सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे और हर एक दूसरे से अलग था। उनके कैरेक्टर डिज़ाइन से लेके उनके फाइटिंग स्टाइल और उनके गोल्स तक हर तरह से वो एक दूसरे से यूनिक थे, और खासकर फाइटिंग स्टाइल, क्योंकि एज ए शोनन बैटल मांगा
जो फाइट्स थी वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थी सीरीज़ का, और इस सीरीज़ ने थ्रू इट्स कैरेक्टर इंट्रोडक्शन इतने सारी हमें यूनिक अप्रोच टू बैटल्स दिखाई। अब चाहे वो नेजी की जेंटल फिस्ट हो, शिकामारू की शैडो पोजेशन, या फिर गारा का सैंड मैनिपुलेशन, इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ये सीरीज़ हमें उस तरह की फाइट तो दिखाती है कि जो सुपरफिशियली बहुत ही आई प्लीजिंग है, लेकिन ये उन फाइट्स को थीमेटिकली फ्रेम करने में भी जीनियस है। जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स इन नारुतो गारा वर्सेस रॉक ली, जो कि सुपरफिशियली बहुत अच्छी तो है ही, लेकिन थीमेटिकली भी उसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये फाइट डायरेक्ट स्ट्रगल था बिटवीन हार्ड वर्क एंड नेचुरल टैलेंट, और अगर आप उन 0.1% में से हो जिन्हें ये फाइट पसंद नहीं है, तो सर आप एक नंबर के झूठे हो। जो चीज़ मुझे इन कैरेक्टर्स के बारे सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये कि कैसे हर एक की स्टोरी के बिहाइंड बहुत ही प्योर ह्यूमन इमोशंस छुपे हैं। जैसे कि हम एक बार नेजी की एग्जांपल लेते हैं। नेजी एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लड़का था, लेकिन जस्ट बिकॉज कि वो एक ब्रांच फैमिली में पैदा हुआ था, वो कभी भी अपनी एक मीडियोक्रिटी वाली लाइफ से ऊपर नहीं उठ सकता था, और उसको बचपन से यही सिखाया गया था कि वो ब्रांच फैमिली से है और उसको हमेशा मेन फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। इस सब के चलते अगर नेजी लाइफ को एज ए प्री डिटर्मिन्ड डेस्टिनी देखता था तो उसमें उसकी क्या गलती। इवन आपकी भी लाइफ पे सेम फिलॉसफी होगी अगर आप उसकी जगह होते। एक और एग्जांपल वो जहाँ पे गारा की जर्नी दिखाई गई है एज पैरेलल टू नारुतो। वो दोनों ही हमेशा से अकेले रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में सिर्फ एक डिफरेंस था, जहाँ पे नारुतो के पास उसके फ्रेंड्स थे, गारा के पास कोई भी नहीं था, और इन्हीं चीज़ों के चलते आगे जाके गारा एक मॉन्स्टर बन गया। तो आप देख ही सकते हैं कि ना कि सिर्फ मेन कास्ट बल्कि इस शो की सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि जब ये सपोर्टिंग कास्ट आगे जाकर सिर्फ बैकग्राउंड कैरेक्टर जैसी रह गई, बट वो चीज़ हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। एक और जो मेजर कैरेक्टर इस आर्क में इंट्रोड्यूस हुआ था वो था ओरोचिमारू। जब ओरोचिमारू पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, उसकी इस सीरीज़ में बहुत ही ज़्यादा डरावनी प्रेजेंस थी। वो बहुत ही ज़्यादा शार्प, कनिंग और मैनिपुलेटिव तो था ही, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो बहुत ही पावरफुल था, और ये चीज़ें सिर्फ उसकी इंट्रोडक्शन से ही हमें पता चल चुकी थी। और आंको और ककाशी के साथ उसकी इंटरेक्शन ने इस चीज़ को और भी ज़्यादा सॉलिडिफाई कर दिया। ओरोचिमारू की इंट्रोडक्शन भी सम ऑफ द बेस्ट विलेन इंट्रोडक्शंस में से एक है। इस आर्क में हमें एक और चीज़ पता चलती है इस वर्ल्ड के बारे, वो ये कि कैसे ये वर्ल्ड एक बहुत ही थिन लाइन ऑफ बैलेंस पे है, और नेशंस के बीच किस टाइम पे वॉर हो जाए ये किसी को भी पता नहीं होता। हर एक नेशन एक्चुअली चोनिन एग्जाम के थ्रू दूसरे नेशंस की एबिलिटीज़ चेक करता है और उन्हें अपने शिनोबी से कंपेयर करता है। और विलेजेस के बीच की ये एक्सटर्नल टेंशन हमें देखने को भी मिलती है जब ओरोचिमारू सैंड विलेज को मैनिपुलेट करता है लीफ पे अटैक करने के लिए। और ये शो हमें एक बार फिर दिखाता है कि कैसे ये बहुत ही ज़्यादा रियल इमोशंस और लॉजिक प्रेजेंट कर सकता है। एक्चुअली क्या है कि पिछले शिनोबी वॉर के बाद सैंड विलेज में बहुत ही हैवी रिस्ट्रिक्शंस प्लेस की गई थी। उनके साथ एक पैक्ट साइन हुआ था जिसमें उनकी जो मिलिट्री पावर थी वो बहुत ही हाई अमाउंट से कट कर दी थी। इसके करके सैंड विलेज को अपने एग्जिस्टिंग शिनोबीज की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव करनी पड़ी। ओरोचिमारू ने इसी फैक्ट का यूज़ करके सैंड विलेज को लीफ विलेज के खिलाफ यूज़ किया। अगर आपको नहीं पता तो वर्ल्ड वॉर 2 के होने का भी सेम ही रीज़न था। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी तब जर्मनी पे बहुत ही हैवी रिस्ट्रिक्शंस और पेनल्टीज लगाई गई थी। इसके करके उस टाइम पे जर्मनी के लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेट्रेड थी अपनी गवर्नमेंट को लेकर, और एडोल्फ हिटलर ने इसी चीज़ का यूज़ किया था। तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे रियल वर्ल्ड इवेंट्स भी इस स्टोरी में एक इंस्पिरेशन जैसा प्ले करते हैं। एक और मेजर मूवमेंट जो इस आर्क में हुआ था वो था थर्ड होकागे की डेथ। ये वो मोमेंट था जहाँ पे हमें पता लग गया था कि इस सीरीज़ में कोई भी कैरेक्टर सेफ नहीं है, और हमेशा ये चांस रहेगा कि हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स की बैटल के टाइम डेथ हो सकती है। जस्ट इस मोमेंट के बाद हमें इस वर्ल्ड के और भी थ्रेट इंट्रोड्यूस कर दिए गए जो कि थे अकाट्सुकी, और उनकी पावर की डेमोन्स्ट्रेशन हमें इटाची और किजामे को देखकर ही मिल गई थी, और स्पेशली इटाची जब उसने ककाशी को बहुत ही आसानी से हरा दिया। और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इसलिए था क्योंकि इस पॉइंट तक हमें पता चल चुका था कि सास्के इटाची को ही मारना चाहता है, और इटाची को देख के हमें पता चल चुका था कि सास्के को किस लेवल की पावर हासिल करने की ज़रूरत है। पहले एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर की डेथ दिखा के और उसके बाद न्यू थ्रेट्स को इंट्रोड्यूस करके स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा टेंशन बहुत ही जल्दी ऐड कर दी गई थी। मुझे नहीं लगता है ज़्यादा लोगों ने नोटिस किया होगा, पर आप देखोगे कि नारुतो पार्ट 1 का नैरेटिव कितना नेचुरली फ्लो करता है। हमें किसी भी पॉइंट पे कोई भी फोर्स्ड एक्सपोजिशन देखने को नहीं मिलती, और ना ही कभी लगता है कि स्टोरी को फोर्सफुली ड्रैग किया जा रहा हो। आप देखोगे कि यही जो पार्ट 1 की स्ट्रेंथ्स थी, यही लेटर हाफ ऑफ पार्ट 2 में इस शो की एक वीकनेस बन गई। इस चीज़ का डिटेल डिस्कशन मैं तब करूंगा जब मैं नारुतो शिपुडेन के एनालिसिस वीडियो करूंगा। अब टॉपिक पे वापस आते हुए आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अभी तक नारुतो की फाइट्स की ज़्यादा बात नहीं करी। वो इसलिए क्योंकि मैं इसको फाइनल पार्ट के लिए बचा रहा था। जिन कैरेक्टर्स को हम अभी तक प्रोमिनेंटली फॉलो कर रहे हैं वो गेनिन थे, निंजा इन ट्रेनिंग। अभी तक थ्रू आउट स्टोरी हमने देखा था कि कैसे उन्हें खतरनाक सिचुएशन से दूर रखने की कोशिश होती थी सबकी, लेकिन सास्के रिट्रीवल आर्क में हमने इन गेनिन को साउंड फोर्स से फाइट करते हुए देखा।
और ये ऐसी बैटल्स थी जहाँ पे लिटरली उनकी लाइफ खतरे में थी। हमें पता था कि साउंड 4 के पास भी रोचिमारू का दिया कर्स मार्क है और वो किस तरह की पावर प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए हमें बिल्कुल नहीं पता था कि हमारे हीरोज उनसे लड़ पाएंगे कि नहीं। याद है मैंने बताया था कि कैसे हर एक कैरेक्टर के कुछ बहुत ही यूनिक स्किल्स हैं और इस पॉइंट पे हमें वो फुल फोर्स में देखने को मिलते हैं। इस पॉइंट पे जो बैटल्स थी वो ज़्यादा जो स्टैंड बैटल्स जैसी लगती थी। हर एक फाइटर के पास अपनी कोई ना कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज थी और हमारे हीरोज़ को कोई ना कोई वे फाइंड आउट करना था जिससे वो अपने फिजिकली स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स को हरा पाएं। और ये आप नेजी, शिकामारू और इवन कुछ हद तक कीबा की फाइट में भी देख सकते हैं। ओनली एक्सेप्शन इज चोजी, जहाँ पे उसकी फाइट ब्रूट स्ट्रेंथ से ही जीती गई थी, लेकिन उसकी पावर भी बहुत ही बड़े रिस्क के साथ आई थी। और फाइनली जब सीरीज के फिनाले की बारी आई तब तक सारी की सारी फाइट्स कंप्लीट हो चुकी थी और साथ ही हम सास्के की बैक स्टोरी और उसके ब्रदर के साथ उसके रिलेशन को एक्सप्लोर कर चुके थे और हम समझ चुके थे कि क्यों सास्के रिवेंज के पीछे पड़ा है। और हम नारुतो की मोटिवेशन भी समझते थे कि क्यों वो चाहता था सास्के को वापस लाना। उनके 9 टेल्ड क्लोक और कर्स मार्क स्टेज उन दोनों के इनर स्ट्रगल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उन दोनों के रासेंगान और शिदोरी के क्लैश के साथ फाइट का खत्म होना और साथ ही साथ सास्के का रिवेंज को चूज करना ओवर द विलेज, ये वन ऑफ द बेस्ट थीमेटिक सेटअप था पार्ट 2 के लिए। इन्हीं चीज़ों के चलते मुझे नारुतो पार्ट 1 को रिवॉच करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्या इस सीरीज़ की कुछ प्रॉब्लम्स थी? डेफिनेटली यस, लेकिन क्या हमने इसे एंजॉय किया? ऑफ कोर्स। और यही चीज़ है जो ऑडियंस के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है किसी भी स्टोरी में। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आपका सिर्फ 1 सेकंड लगेगा उसको सब्सक्राइब करने में और ये बिल्कुल फ्री भी है। ये मेरी हेल्प करेगी मुझे मोटिवेटेड रखने में कि मैं आपके लिए और भी बेटर क्वालिटी का कंटेंट लेकर आता रहूँ। तो ठीक है दोस्तों, ये था मेरा नारुतो पार्ट 1 का एनालिसिस। अगर आपको पार्ट 2 का एनालिसिस चाहिए तो मुझे इसके बारे कमेंट सेक्शन में बता देना। आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल rd.senpai पे भी फॉलो कर सकते हैं। और जाने से पहले एक आखिरी बात, अगर आपको मेरी न्यू इंट्रो वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे भाई ने बनाई है, वो खुश हो जाएगा। ओके, सो फाइनली थैंक यू एंड गुड बाय।